वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नीतीश कुमार का दिल्ली आना, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना और अचानक से वापस लौट जाना। लौटना था 5 जून को और 2 दिन पहले लौट जाना। इसके तुरंत बाद से कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि क्या बिहार में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के बदलने की डिमांड कर दी गई है। आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ, गृह मंत्री से मुलाकात होनी है, उसमें क्या हो सकता है। इस बीच तेजस्वी यादव को बयान भी चर्चा में फिर से आ गया है, जिसमें वो चुनाव के दरमियान तो नीतीश कुमार पर हमलावर नहीं थे, मगर वो ये भी बोल रहे हैं साथ साथ कि 4 जून यानी कि नतीजे के दिन के बाद चाचा पलट सकते हैं। तो क्या चाचा वाकई पलट सकते हैं। इस बीच जयराम रमेश का भी बयान आया था कि एनडीए के कुछ साथी दल, घटक दल हमसे संपर्क में हैं, तो क्या उनमें नीतीश कुमार भी हैं। आखिर बिहार में चल क्या रहा है, क्या जो चुनाव नवंबर में नियत हैं वो पहले भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार वापस से तेजस्वी के साथ आ सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी जुड़ेंगे, जो फिलहाल आपने देखा होगा बिहार में ग्राउंड में घूम रहे थे। बिहार में तमाम पक्षों से, चाहे वो आरजेडी के हों चाहे बीजेपी के हों, नेताओं से बातचीत की, मूड समझा, आपको समझाया, और अब स्टूडियो से बैठ के बिहार का पूरा गुणा गणित आपको जैसे समझाते थे वैसे समझाएंगे। पंकज जी, आज जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की और अचानक से लौटना नीतीश कुमार का, क्या संकेत हैं, बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए सौरभ, आपको एक बात बताऊं कि प्रधानमंत्री का माफ करिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का परिणाम से पहले दिल्ली आना और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलना, गृह मंत्री से आज 4 बजे शाम मुलाकात होना और उसके बाद आज ही लौट जाना, जो कि 5 तारीख को कार्यक्रम के मुताबिक उनको लौटना था, ये बहुत कुछ कहता है। दरअसल नीतीश कुमार लौट आए दिल्ली जरूर, और दिल्ली आए तो दोनों बड़े नेता से मिले। इसका एक साफ इशारा यह समझा जाता है कि इस बार नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार की हिस्सेदारी और खासतौर पर उनके पार्टी की हिस्सेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्यादा हो। इसको लेकर के वो निश्चित तौर पर चिंतित होंगे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह उठता है कि अभी परिणाम बाहर आया नहीं है। पिछली बार तो उनके 17 में से 16 जीते थे, 1 हारे थे। इस बार 16 में से कितने जीतेंगे, बड़ा सवाल है जी। और अगर 16 जीतते हैं तब क्या, जिस तरीके से वो पिछली बार 2 लोगों को कम से कम केंद्रीय मंत्री बनाना चाहते थे, क्या इस बार उनको उनकी मांगों को पूरा किया जा सकेगा। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार की चर्चा ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के दरमियान नीतीश कुमार थे नहीं, वो पटना लौट गए थे और उनका विरोध साफ साफ नजर आया था। दरअसल एक आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया जा रहा था और वो 2-2 लोग को मंत्री चाहते थे अपनी पार्टी से बनवाना, इनफैक्ट 3 लोग को चाहते थे। वो चाहते थे अनुपातिक हिसाब से, समानुपातिक हिसाब से मंत्रालय में जगह मिले, जबकि बीजेपी सांकेतिक हिसाब से मंत्रालय में जगह देना चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि 1 से ज्यादा जगह हम आपको नहीं देंगे, वो चाहते थे 2 केंद्रीय मंत्री और 1 राज्य मंत्री बने। वो पिछली बार हुआ नहीं। जहां तक इस बार का सवाल है तो इस बार परिणाम से पहले ही पहुंच गए हैं, तो इसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। और इस बीच एग्जिट पोल्स जो आए हैं वो ठीक इशारा कम से कम नीतीश कुमार के लिए तो नहीं कर रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल जो आए हैं, वो जो हम लोग के एग्जिट पोल हैं उसमें भी 9 सीट का हार दिखाया जा रहा है, और कई एग्जिट पोल्स में भी बताया जा रहा है कि एनडीए को करारा झटका लग रहा है बिहार में। सवाल यह है कि एनडीए में कौन से घटक दल को कितना बड़ा झटका लगने जा रहा है। और अगर हम एग्जिट पोल्स की देखें तो सबसे ज्यादा बड़ा झटका तो जेडीयू को ही लगता हुआ दिख रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जेडीयू को फिर कितनी सीटें मिलेगी, इसकी चिंता नीतीश कुमार को जरूर होगी। लेकिन एक बात पिछली बार से इस बार अलग इसलिए है क्योंकि आप देखिए इस बार बीजेपी के नजदीक ले जाने वाले नेता जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो है संजय झा। संजय झा दरअसल बीजेपी से ही निकले हुए नेता हैं। अरुण जेटली से उनकी नजदीकी सर्वविदित है। और अगर आप अभी कह दें तो
मैं आपको यह बता सकता हूं कि अमित शाह के आसपास जो जेएनयू की टोली काम करती है, और संजय झा भी जेएनयू से ही निकले हुए हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि ये नजदीकियों के पीछे कहीं ना कहीं संजय झा है, तो संजय झा का तो मंत्री बनना तय माना जा रहा है, लेकिन किसी और को मंत्री बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा इसको लेकर के सवाल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नीतीश कुमार मिले पीएम से, तो पीएम से एश्योरेंस मन माफिक मिला कि नहीं मिला। उनके करीबी लोग ये कहते हैं कि अगर मन माफिक एश्योरेंस मिला होता तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार 5 तारीख से पहले नहीं लौटे होते। तो मुझे लगता है कि अभी 4 तारीख को परिणाम आना है, परिणाम में क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल एक अनुमान है, लेकिन परिणाम आएगा वो पुख्ता तौर पर मोहर लगाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार का मिलना और उनके मन माफिक जवाब नहीं मिलना, और नीतीश कुमार इन दिनों बेचैन रहते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। कहा यह जा रहा था कि वो दिल्ली में आएंगे, 2 दिन स्वास्थ्य लाभ लेंगे, कई जगह लोगों को दिखाएंगे भी, एम्स भी जाएंगे, अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराएंगे, लेकिन तमाम प्रोग्राम को कैंसिल करके विस्तारा से 6 बजे लौटने का प्लान उन्होंने कर लिया। उसके बाद से यह कहा जाने लगा कि आखिरकार नीतीश कुमार को हुआ क्या है। लेकिन दूसरी तरफ कई तरह की चर्चा बड़ी जोरों से उठ रही है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार खिस गए, चिढ़ गए, और इसलिए उन्होंने प्लान कर लिया कि बेहतर है वापस लौट जाए। नीतीश कुमार को पीछे वजह पंकज जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना या ऐसी आप बहुत सही बात कह रहे हैं, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। देखिए सौरभ, आप उत्तर प्रदेश घूमे, मैं बिहार घूमा, 22 दिन तक बिहार घूमता रहा। बिहार के कड़े धूप में लोगों से मिलना, बात करना, उनके मन मिजाज को टटोलना, समझना, परखना, क्योंकि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े ही परिपक्व होते हैं। आप उनको देख सकते हैं, वो दिखने में भले ही आपको बहुत ज्यादा तेज तर्रार या एजुकेटेड ना दिखे, उनका पहनावा ओढ़ावा थोड़ा अलग दिखे, ट्रेडिशनल दिखे, लेकिन जब आप राजनीतिक रूप से उनसे बात करना चाहेंगे तो आप बहुत जल्दी परख नहीं पाएंगे, जब तक कि आप बातचीत का लंबा सिलसिला उनसे जारी नहीं रखेंगे। तो बातचीत के दरमियान मैंने एक बात बहुत साफ तरीके से पाया कि आरजेडी की पूरी नजर जो है वो विधानसभा चुनाव पर है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को साइडलाइन किया, तो लालू प्रसाद की नजरें सीधी तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। लालू प्रसाद ये मानते हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री मेरा सुपुत्र तेजस्वी यादव है, और इसलिए आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने तकरीबन 250 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। आप समझ लीजिए, हेलीकॉप्टर से 250 विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर देना, लोगों के बीच जाना, बात करना, अपनी बात रखना, यह साफ इंडिकेट करता है कि किस तरीके से तेजस्वी तैयारी कर रहे हैं। जहां तक दूसरे पक्ष का सवाल है, एनडीए जो कि बहुत मजबूत माना जाता था, एक से एक नेता मैदान में उतरे, लेकिन आप देखिए कि अंत में प्रधानमंत्री मोदी को अटैक करना पड़ा तो तेजस्वी यादव पर। मतलब बिहार में साफ दिखा कि विपक्ष का मतलब तेजस्वी यादव, उनका साथ मुकेश सहनी जरूर दे रहे थे, लेकिन आप पक्ष के तरफ से देखें तो प्रधानमंत्री मोर्चा संभाले हुए थे। कभी भी बिहार में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो किया हो, लेकिन प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे। 7 से ज्यादा दौरे उन्होंने कर दिए। आप समझ लीजिए, अलग अलग क्षेत्रों में गए, अलग अलग लोकसभा में गए, और वहां पर लोगों से अपील की कि महागठबंधन को हराना क्यों जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से अभी एग्जिट पोल्स के अनुमान हमारे सामने हैं, हम लोगों ने भी एग्जिट पोल किया और काफी प्रोफेशनल तरीके से किया, उसमें भी यह दिखाई पड़ रहा है कि 11 सीटें महागठबंधन को मिल रहा है। तो अब आप समझिए कि पिछले चुनाव में 1 सीट महागठबंधन को, इस चुनाव में 11 सीट महागठबंधन को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं एनडीए को बिहार में बड़ा नुकसान हो रहा है। पर 11 सीटों का नुकसान बिहार में लोकसभा चुनाव में हो रहा है, पर विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर परिदृश्य बदल जाएगा। जैसे इस चुनाव में परिदृश्य था कि प्रधानमंत्री कौन, तो चेहरा साफ था नरेंद्र मोदी। उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन, तो चेहरा साफ होगा विपक्ष के तरफ कि तेजस्वी यादव। नौकरी किसने दिया, तो तेजस्वी यादव। ये
मतलब आप कह रहे हैं जो लोकसभा में एज बीजेपी को है कि प्रधानमंत्री कौन, बिल्कुल बिल्कुल वो विधानसभा में एज विपक्ष को हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। RJD को हो जाएगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गए कि नौकरी अगर किसी ने दिया है तो वो हमने दिया, 17 साल में जो ये नहीं कर पाए वो हमने किया। इसमें भले ही सत्यता हो नहीं हो ये डिबेट लोग करते रहे, लेकिन तेजस्वी यादव लोगों को यह समझाने में कामयाब रहे और इसका फायदा उनको विधानसभा चुनाव में मिलने मतलब नीतीश कुमार कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को कि सरकार तो हमारी थी, मुख्यमंत्री तो मैं था, तो मेरे राज्य में नौकरियां दी गई। आगे नीतीश अपना मैसेज नहीं पहुंचा पाए। देखिए नीतीश कहने की कोशिश जरूर की है कि 7 निश्चय 2 का ये हिस्सा था, उनके मंत्री कहने की ये कोशिश की है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि लोग अब ये पूछते हैं कि कुछ भी हिस्सा था तो 17 साल में ऐसा क्यों नहीं किए जो 17 महीने में कर दिए। 17 महीने में इसलिए किए ना क्योंकि तेजस्वी यादव उससे पहले अपने चुनावी प्रचार में कहते थे हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने पहले हस्ताक्षर से 10 लोगों को नौकरी देंगे। तो लोगों का कहना था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बने पर उप मुख्यमंत्री 17 महीने के लिए बने तो इतने लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी, तो ये क्रेडिट तेजस्वी यादव को जाता है। देखिए ये सच बात है कि मुख्यमंत्री को क्रेडिट ज्यादा मिलना चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता के बीच में आप परसेप्शन क्या बनाते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और वो कहते हैं ना कि परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज, तो वो सही साबित यहीं पर दिखाई पड़ता है। तेजस्वी यादव आने वाले समय के हीरो हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और यही चिंता बीजेपी को, और इसलिए बीजेपी चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से चेंज ऑफ गार्ड हो। मैं आपको बता सकता हूं, मेरी कल बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से बात हो रही थी, उनका कहना था कि केंद्र के बड़े नेताओं को हम लोग अपनी इस भावनाओं से अवगत कराएंगे कि अगर आप नेतृत्व नहीं बदले तो तैयार रहिए कि तेजस्वी यादव किस तरीके से सीएम बनने जा रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा। यह मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के बड़े नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, और उसमें उनका यह कहना कि तेजस्वी यादव को रोकना है तो आपको लीडरशिप में परिवर्तन करना पड़ेगा, नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको हटाना पड़ेगा, और नीतीश कुमार को आप केंद्र में कोई बड़ा पद दे दीजिए, इसकी चर्चा कर लीजिए, लेकिन किसी ना किसी रूप में आपको मुख्यमंत्री पद बदलना पड़ेगा, यहाँ की रणनीति बदलनी पड़ेगी। और देखिए रणनीति में तो बहुत कुछ आता है। सम्राट चौधरी को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोटर्स उनके नाम पर लामबंद नहीं हुए, गोलबंद नहीं हुए। उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से उतारा गया, कहा यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी उनसे जो उम्मीद थी वो उम्मीद कामयाब होती दिख नहीं रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि अगर कुशवाहा वोटर्स वाकई, क्योंकि परिणाम के बाद पता चल पाएगा कि कुशवाहा वोटर्स वाकई एनडीए फोल्ड से छिटक गए हैं, तो यानी नीतीश कुमार की भी पकड़ कमजोर हुई है, सम्राट चौधरी की पकड़ मजबूत नहीं हो पाई जो उनसे उम्मीद थी, और उपेंद्र कुशवाहा भी उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाए जो कि उपेंद्र कुशवाहा से उम्मीद थी। इसलिए आप देखेंगे कि परिणाम के बाद बीजेपी के भीतर बहुत तरह की चर्चा जोरों पर है। मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया जाएगा, और इसलिए तरह तरह की बात चल रही है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो मुख्यमंत्री 5 तारीख तक यहां रुकने आए थे, चुनाव परिणाम के बाद भी वो पीएम और एचएम से मिलने की बात कर रहे थे, और यहां पर स्वास्थ्य लाभ लेने का सोच करके आए थे, वो मुख्यमंत्री आ जाते हैं, अचानक पीएम से मिलते हैं, फिर 4 बजे एचएम से मिलते हैं, और 6 बजे विस्तारा की फ्लाइट पकड़ के वापस पटना जाने की बात करते हैं। जो भी उनको नजदीक से जानता है वो कहता है कि ऐसा मुख्यमंत्री तभी करते हैं जब मुख्यमंत्री चिढ़ जाते हैं, मुख्यमंत्री खिंच जाते हैं, मुख्यमंत्री नाराज हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने बेंगलुरु में भी किया था जब महागठबंधन की मीटिंग थी और उनको लेकर के गलत सलत पोस्टर लगा दिए गए थे। ऐसा उन्होंने मुंबई में भी किया था, क्योंकि उनके नाम की कहीं पर चर्चा नहीं हुई, वो बड़ा नाराज दिख रहे थे। तो वो जब कभी भी नाराज होते हैं, ऐसा उन्होंने 2019 में भी किया था जब उनके मन मुताबिक 2 लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया था, तो वो पटना लौट गए, अचानक लौट गए, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। इसलिए देखिए अभी तो परिणाम आया नहीं है, लेकिन यह जरूर सोचने वाली बात है कि जिस मुख्यमंत्री को 5 तारीख को लौटना था वो मुख्यमंत्री 3 तारीख को ही क्यों लौट। बिल्कुल। अब मुझे पंकज जी आपसे बातचीत करते हुए वो अपना इलेक्शंस के पहले का दौर याद आ रहा है, जब नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बातचीत पर्दे के पीछे चल रही थी, चल रहा था कि वो महागठबंधन में आएंगे कि नहीं आएंगे।
उस वक्त मुझे अच्छे से याद है कि आप लोकसभा के बाद के सिनेरियो के बारे में भी बात करते थे कि लोकसभा के बाद क्या हो सकता है, क्योंकि आप कहते थे कि क्रेडिबिलिटी नीतीश कुमार की उनको क्षति पहुंची है और विधानसभा में फेस वो हो, इसको बीजेपी के नेता एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बीजेपी नेता तैयार नहीं होंगे। और कुछ कुछ वैसे ही समीकरण आज बनते दिख रहे हैं साफ तौर पे कि बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है उसने ऊपर केंद्र में अपनी लीडरशिप को ये सलाह दे दी है कि इनके नेतृत्व में तो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मुझे लगता है आज बातचीत में कुछ ऐसी बातें आई जो आपने कहा कि चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाए नीतीश कुमार को, कम से कम मुख्यमंत्री और अगले चुनाव के लिए एज ए लीडर उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी के नेता। मुझे लगता है यही बातचीत हुई है। और जो आपने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे अचानक तभी लौटते हैं जब उनके कोई मन की बात ना हो या कोई बात चुभ गई हो। हाँ, निश्चित तौर पर मैं वही आपसे कह रहा हूं कि देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी उनका साथ हर हाल में चाहती थी। बीजेपी ऐसा करके पूरे इंडिया में इंडी गठबंधन का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश किया था विपक्ष ने, उसको तार तार कर दिया और बीजेपी इसमें कामयाब भी हुई। क्योंकि सोचिए, नीतीश कुमार ने ही इंडी गठबंधन बनाया और नीतीश कुमार ही इंडी गठबंधन छोड़ करके बाहर निकल गए, तो यह कितना बड़ा झटका था विपक्ष के लिए। और बीजेपी इस बात को समझ रही थी, इसलिए बीजेपी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि गिद्ध की दृष्टि से नजर बनाए हुई थी कि कैसे अपने पॉन पे अटैक करना और अपनी तरफ लेना। बीजेपी इस बात को समझ रही थी कि लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा भी होगा, लेकिन पूरे देश में जो नैरेटिव विपक्ष गढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको तार तार करने में इससे आसान कुछ और होगा नहीं। बिल्कुल, देखिए इसीलिए चुनाव कंप्लीट हो गए हैं। लोकसभा चुनाव तक का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। नतीजे क्या होंगे वो तो 4 जून को यानी कल पता चलेंगे। मगर इस बीच जो तेजस्वी का बयान है उस पर चर्चा कर लेना बड़ा ज़रूरी है। जो उन्होंने जो कयास और लोग भी तमाम राजनीतिक जानकार लगातार लगाते रहे हैं कि नीतीश कुमार के लोकसभा के बाद भी बीजेपी के साथ टिकेंगे, तो उस बीच तेजस्वी का बयान आना कि चाचा फिर पलटेंगे और चाचा के ऊपर तेजस्वी का कोई खतरनाक हमला ना होना चुनाव भर, क्या संकेत हैं, क्या बिहार में चर्चा चल रही है? देखिए, इसके 2 मायने हैं। एक तो तेजस्वी भली भांति जानते हैं कि चाचा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उनको ये समझ में आता है कि जब उन पर दबाव बनाया जाएगा तो चाचा कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। दूसरा, तेजस्वी यादव इस बात को भली भांति समझते हैं कि चाचा पे अगर डायरेक्ट हम अटैक करेंगे तो क्या होगा कि उनका एक वोटर है और उसका अच्छा खासा तबका है जो बीजेपी के पास जाने में भी सहज नहीं है, हमारे पास आने में भी सहज नहीं है, पर बीजेपी के पास जाने में भी सहज नहीं है। वो चाचा का वोटर है, चाचा मतलब नीतीश कुमार। इसलिए अगर उनको साथ लाना है तो हमें जनता के बीच चाचा के प्रति सॉफ्ट रहना होगा और ये कहना होगा कि चाचा शरीर से भले ही चले गए हैं लेकिन उनकी आत्मा हमारे साथ है। तो ये पॉलिटिकली भी तेजस्वी यादव को सूट करता है और तेजस्वी यादव ये फोर्सी कर रहे हैं कि बीजेपी उनको अपने साथ ले गई है, तो बीजेपी का मकसद लोकसभा चुनाव तक था। बीजेपी विधानसभा चुनाव में इनको खींचने नहीं जा रही और बीजेपी अगर इनको अपने साथ नहीं ले जाएगी और कहेगी मुख्यमंत्री बदलिए, उसके लिए चाचा तैयार नहीं होंगे और जब चाचा तैयार नहीं होंगे तो चाचा फिर चिढ़ करके हमारे पास आएंगे और कहेंगे भतीजे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरह का कुछ ना कुछ सोच आरजेडी के भीतर भी है और आरजेडी को लग रहा है कि चाचा ऐसा करें या ना करें, लेकिन चाचा अब उतने प्रभावी नहीं रहे जितने कि पहले हुआ करते थे। इसलिए चाचा के वोटरों को अपने तरफ लाने के लिए चाचा के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना जरूरी है। इसलिए उनके एक तबकों को अपने साथ जोड़ने के लिए तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अब उनकी पार्टी माई की ही नहीं है, बाप की भी पार्टी है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि उनकी पार्टी A to Z की पार्टी है, उनकी पार्टी सभी की पार्टी है और ऐसा कह करके वो कहते हैं ना, मुस्लिम यादव समीकरण से वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसलिए वो नीतीश कुमार के तरफ सॉफ्ट दिख रहे हैं और उनके वोटर्स को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। प्लस चाचा को ये लगता, माफ करिएगा भतीजे को ये लगता है कि चाचा पे ज्यादा जोर डाला गया तो चाचा अंतिम फैसला ये भी कर सकते हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले भी खेल हो सकता है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अगला सवाल मेरा यही था कि जो नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलना, अचानक वापस लौटना, उससे पहले तेजस्वी का बयान कि चाचा पलटेंगे, क्या ये सब जो राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है ये इशारा ऐसा कर रहा है क्या कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव नवंबर में होने हैं वो पहले भी हो सकते हैं? देखिए, अभी कहना थोड़ा
अर्ली है। जी। मैं इस बात को नहीं समझता हूं कि वो पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले होंगे तो सवाल ये उठता है कि परिणाम कल का कैसा होता है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगर परिणाम कल का बिहार को लेकर के अच्छा नहीं होगा तो मुझे लगता है बीजेपी चाहेगी कि सही समय पर ही चुनाव हो। सही समय पर चुनाव होने का मतलब है कि बीजेपी को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा क्राइसिस मैनेजमेंट। अपनी गलतियों को दूर करने का, चीज़ों को दुरुस्त करने का, अपने खोए हुए वोटरों को वापस लाने का, क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं जो इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि वो बीजेपी से दूर जा रही हैं। जैसे कुशवाहा को लेकर के लग रहा है बीजेपी से दूर जा रही हैं, रविदास बीजेपी से छिटक रही हैं, भूमिहार बीजेपी से दूर जा रहे हैं, कई जगह पर ऐसा दिखाई पड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्या ये सारे राजनेता जिनके हाथ में नेतृत्व है वो कमज़ोर पड़ रहा है, या प्रदेश स्तर पर क्या गड़बड़ियां हो रही है? मुझे लगता है निश्चित तौर पर बीजेपी सांगठनिक स्तर पर इन सब चीज़ों को ठीक करने के बाद ही चुनावी मैदान में उतरना चाहेगी। इसलिए कल के परिणाम का इंतजार करिए, उसके बाद देखिएगा कि बीजेपी जब सरकार बना लेती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी बिहार की ओर ध्यान देगी, क्योंकि आने वाला चुनाव बिहार में है और बिहार में 25 के नवंबर में नई सरकार बननी है। इसलिए उससे पहले बहुत सारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी देखेंगे, बहुत सारा फेरबदल भी देखेंगे, बीजेपी के संगठन के स्तर पर भी फेरबदल देखेंगे, और देखिए इंडिया गठबंधन में क्या फेरबदल देखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो सब कुछ निर्भर करेगा 4 जून को आने वाले लोकसभा के नतीजों पर, जिसमें बिहार का भी पिटारा खुलेगा कि किसके हिस्से कितनी सीटें आईं, और वहीं से तय होगा बिहार का भविष्य। बाकी बिहार है, चुनाव चल रहे थे तब भी लगातार खबरें आ रही थी, उससे पहले भी आ रही थी, और अब चुनाव हो गए हैं तो उसके बाद फिर एक नई ऊर्जा आई है, और हमारे अंदर भी लगातार बिहार को लेकर ऊर्जा बनी रहती है। लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। बाकी कल यानी 4 जून को सुबह से ही नतीजे आएंगे, और हम सुबह से ही एकदम तैनात रहेंगे, पंकज जी तैनात रहेंगे एकदम डिटेल में, जो देखा और उसके आधार पर जो नतीजे आएंगे उसमें क्या रहेगा, सारे फैक्टर्स आपको बताएंगे, समझाएंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।